हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारे इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। देखिए, अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, तद्भव शब्दों की बात करें, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, पर वो अपभ्रंश पुराने हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आग, इसके अलावा आंसू, सूरज, कान और आपका घर। ये सभी शब्द आपके क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। और अगर आपसे तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अग्नि। ऐसे ही आंसू का तत्सम रूप करें तो क्या होगा आपका? अश्रु। अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम शब्द है। ऐसे ही सूरज का हम तत्सम शब्द करें तो क्या हो जाएगा? सूर्य। कान का तत्सम शब्द होता है कर्ण। और ऐसे ही घर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रह। तो आपको समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस आ जाएगा तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए, आग के पर्यायवाची शब्द भी इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। तो आग के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो कौन कौन से शब्द होते हैं आग के? जैसे कि देखिए, अनल। अनल आपका पर्यायवाची शब्द होता है आग का। ऐसे ही दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायु सखा। इसके अलावा होता है आपका हुताशन होता है। इसके अलावा होता है वैश्वानर। तो ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके? आग के। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? मीनाक्षी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, मीनाक्षी, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद मीन धन अक्षी, यही होगा ना। मीन और अक्षी का संधि विच्छेद होता है। देखिए, मीन का मतलब होता है क्या? मछली। और आपका अक्षी का मतलब क्या होता है? नेत्र यानी कि आँख। तो मछली और
नेत्र यानी आँख क्या हो जाएगा, मछली के समान आँखों वाली। इसके लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास है। देखिए अनुप्रास क्या है आपको बताना है। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, क्या है अनुप्रास। देखिए आपको कई बार मैंने अलंकार बताए हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आभूषण होता है। देखिए जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। और अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है आपका उभयालंकार। तो 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। शब्दालंकार की बात करें तो शब्द पर आश्रित अलंकार, यानी कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकारों में रमणीयता उत्पन्न होती है तो वहाँ पर क्या होता है, शब्दालंकार होता है। और बात करें अर्थालंकार की तो अर्थ पर आश्रित अलंकार, यानी कि अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है। और बात करें उभयालंकार की तो इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों से चमत्कार होता है। किसमें, उभयालंकार में। और इसे आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछले सीरीज में बताया था 3 प्रकार के होते हैं, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो उभयालंकार भी इसी को ही कहा जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और देखिए अनुप्रास अलंकार आपके क्वेश्चन दिया है। अनुप्रास अलंकार जो है ये अलंकार का भेद है। शब्दालंकार का भेद है आपका क्या, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास शब्द, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास जो शब्द है वो अनु धन प्र और धन आस, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु धन प्र धन आस। तो 3 शब्दों के ये योग से बना है अनुप्रास। अनु प्र और आस के योग से बना है आपका अनुप्रास। देखिए यहाँ पे अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार, यानी कि पुनरावृत्ति, बार बार। अनु का मतलब होता है बार बार। प्र का अर्थ होता है अधिकता, और आस के अर्थ की बात करें तो आस का अर्थ होता है पाना, ये ध्यान रखेंगे। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्र का अर्थ होता है अधिकता और आस का अर्थ होता है पाना। अर्थात जहां वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है, इसका मतलब समझिए अब, बार बार अधिकता और पाना, इसका मतलब समझिए जहां वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है तो वहां पर आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वृत्ति, विवेक, विनय, विज्ञान। वृत्ति, विवेक, विनय, विज्ञान। अब देखिए इसमें वो जो है वो सब में वो आ रहा ना, तो वो की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका चौ एवं लौ, चौ और लौ की जो आवृत्ति है वो क्या हो रही है, बार बार हो रही है। यानी कि बार बार आपका चौ या फिर आपका क्या आ रहा है, ल आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यानी कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति, किसी भी जो वर्ण है, वर्ण की आवृत्ति कह सकते हैं आप, बार बार होती है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, आपके ऑप्शन में उपमा या फिर अनुप्रास और एक आध एग्जाम आपका ऑप्शन और दे दिया जाएगा, तो इस तरीके से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है
ये समझ में आ जाएगा तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार है आपका शब्दालंकार का भेद, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। देखिए, वह जमीन जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता हो उसके लिए एक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऊसर। जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है उसको बंजर या फिर ऊसर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और जहाँ पर जो जमीन आपकी उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए एक शब्द होता है उर्वरा। जहाँ पर उपजाऊ जमीन होती है तो वो उर्वरा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होता है, प्रत्येक में होता है आपका प्रति धन एक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय में संधि है। देखिए, आपको बताना है कि सूर्योदय जो है इसमें कौन सी संधि है, सूर्योदय में है आपकी कौन सी संधि। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, सूर्योदय में है आपका गुण संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्या होता है गुण संधि में, क्या होता है, यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, छोटी या फिर बड़ी या फिर आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए। यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री स्वर आए और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो इनके मिलने से क्या हो जाएगा, ए, ओ और अर हो जाता है। अतः अ, ए, ओ, अतः ए, अ, और ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। अ, ए एवं ओ वर्णों को क्या कहा जाता है, गुण वर्ण कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि गुण वर्ण क्या होते हैं, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो ए, इसके अलावा अ और ओ आपके क्या होते हैं, गुण वर्ण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, सूर्योदय है। सूर्योदय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, उदय। यानी कि यहाँ पे देखिए सूर्य, य मतलब इसमें कौन सा स्वर है, अ इसमें स्वर है और यहाँ पे आपका है, सॉरी यहाँ पे अदय लिख दिया मैंने, उदय कर लीजिएगा। तो उदय, उदय में आपका क्या है, ऊ है ना। तो ऊ, अ और ऊ, इन दोनों की योग से क्या बन रहा है, कहा मैंने, या तो बनेगा आपका ए बनेगा या ओ बनेगा या फिर अर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए और ऊ को मिलके बन रहा है आपका ओ। तो सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अगर अ और ऊ मिलके ओ नहीं बनाते तो क्या होना चाहिए, सूर्योदय होना चाहिए ना, सूर्योदय नहीं होना चाहिए, सूर्योदय होना चाहिए। तो अ और ऊ ये मिलके ओ बना रहे हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यो, यो हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी तो सूर्योदय हो जाएगा। इस तरीके से आपको करेक्ट करना है। गुण संधि में यही ध्यान रखना है, यदि अ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से, इन दोनों के, इन स्वरों के मिलने से क्या बनेगा, या तो ए बनेगा या ओ बनेगा या फिर अर बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो यहाँ पे सूर्योदय में संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। अगला देखिएगा, शुद्ध वाक्य छांटने हैं आपको। देखिए, शुद्ध वाक्य छांट लीजिए इसमें से, आपको ये तो बड़ा इजी है, ये तो आप कर ही लेंगे। मुझे कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहनने हैं, ऐसा तो बोला नहीं जाता, मेरे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो करेक्ट जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, मुझे कपड़े
पहनने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। देखिए चारा फेंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रलोभन देना, यानी कि लालच देना किसी को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वे सज्जन पुरुष कौन है? वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। देखिए वे सज्जन पुरुष कौन है, इस वाक्य में अनावश्यक जो शब्द है कौन सा है? ये है पुरुष। देखिए यहाँ पे अगर सज्जन ऑलरेडी लिखा है तो पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी आपके मनुष्य या आदमी के लिए यहाँ पे सज्जन या पुरुष जो शब्द है इसका यूज़ किया गया है। तो सज्जन का मतलब भी आपका इंसानी होता है और पुरुष का मतलब, तो यहाँ पे दोनों शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पुरुष जो है इसमें अनावश्यक, यानी कि आपका यहाँ पे पुरुष की ज़रूरत नहीं है, तो आपका अनावश्यक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। स्टडी विद एम आपको टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम सभी लोग यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं, स्पेशली मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके लिए यहाँ पे बनाना पड़ता है, डेली क्वेश्चन बनते हैं, और रात को जब फॉरेस्ट गार्ड की क्लास आती है तो उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं। तो इतना मेहनत करते हैं तो आपसे इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बस इतनी ही उम्मीद है हमें आपसे। तो बस आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और सेशन आज का कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? देखिए राम की शक्ति पूजा, तो इसके रचनाकार आपको बताना है। ये रचना है राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए ना, साथ ही साथ में जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए। भले ही आप गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप आंसर जरूर कीजिए। आप सभी लोग, अच्छा लगता है, आप भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो अच्छा लगता है। जितने भी लोग इससे तैयारी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग आंसर कीजिए। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक काव्य है, इनके द्वारा रचित एक काव्य है ये। निराला जी ने इसका सृजन कब किया, कब इसकी रचना की थी निराला जी ने? 23 अक्टूबर 1936, यानी कि 23 अक्टूबर 1936 को निराला जी ने इसका सृजन पूर्ण किया था। इसकी रचना पूर्ण की थी कब? 23 अक्टूबर 1936 को। और यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्व रचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है, जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी कविता के छायावादी युग, ध्यान रखिएगा, हिंदी कविता के छायावादी, हिंदी साहित्य के ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं हिंदी साहित्य में? एक तो हैं आपके जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, तीसरी हैं महादेवी वर्मा, और चौथे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। देखिए आपको व्यंजनों के वर्ग मैंने बताए थे ना, कौन कौन से वर्ग होते हैं? आपके 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के।
तो आपको व्यंजनों को वर्ग बताए थे मैंने। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग होता है, और फिर होता है आपका प वर्ग। देखिए मैंने बताया आपको 5 व्यंजन आते हैं, ऐसे ही प वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, क में 5 व्यंजन कौन कौन से? क ख ग घ ङ। ऐसे ही आपके च वर्ग में भी आपके 5 व्यंजन होते हैं, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण 5 व्यंजन, और त थ द ध न, इसमें भी 5 व्यंजन, और आपका प फ ब भ म, इसमें भी आपके 5 व्यंजन होते हैं। तो आपको यहाँ पे निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। कौन सा? प वर्ग का व्यंजन नहीं है। प वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म, 5 व्यंजन होते हैं ना। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। म, ब और फ तो है, लेकिन जो य है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 4 व्यंजनों की संख्या। इसलिए बोलती हैं आपसे कि डेली आप जो भी सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलती है। हिंदी में तो रिलेट करके ही आपके क्वेश्चन बनते हैं आईओ के द्वारा। तो आपने अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ ली तो उससे अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था कितने होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? एक तो होता है आपका श, त्र, ज्ञ और श्र। अगर आपको ये आता है अगर, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं होगा। इसमें आपका घ जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लक्षणा है। देखिए आपको बताना है लक्षणा क्या है। शब्द शक्ति है, शब्द सामर्थ्य है, अर्थ शक्ति है, अर्थ गुण है। देखिए लक्षणा होती है शब्द शक्ति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी के रीतिकालीन आचार्य थे कौन थे? चिंतामणि। आचार्य चिंतामणि रीतिकाल के ये थे आचार्य चिंतामणि। तो आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जो चिंतामणि है इन्होंने क्या लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समुझी परे सो अर्थ। अर्थात इसका मतलब समझिए, जो सुनाई पड़े वह तो शब्द है, तथा उसे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक। शब्द हुआ आपका क्या? बोधक, यानी कि बोध कराने वाला। और अर्थ जो है, अर्थ होता है, अर्थ हुआ बोध्य। अर्थ क्या हो जाएगा? बोधि, जिसका बोध कराया जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। आपका शब्द तो हो गया बोध, शब्द तो हो गया आपका क्या? बोधक। शब्द तो हो जाएगा आपका बोधक, और आपका अर्थ हो जाएगा बोध्य, जिसका बोध कराया जाए वो हो जाता है आपका बोध्य। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है, और शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। संक्षेप में इसको क्या कहा जाता है? शक्ति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ? देखिए प्रेमचंद इनका देहावसान यानी कि इनका जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, इनका जो मूल नाम की बात करें तो क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का मूल नाम था, पूछा जा सकता है। और ये हिंदी और उर्दू
के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इनके जन्म की बात करें तो कब इनका जन्म हुआ? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनका देहावसान हो गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बताए जाते हैं ताकि आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। अगला देखिए, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तुरंग शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घोड़ा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सही शब्द छांटना है। देखिए सही शब्द छांटना तो इजी रहता है। अनिष्ट कैसे लिखते हैं? अनिष्ट लिखा जाता है इस तरीके से। तो शुद्ध शब्द, सही शब्द, आप ये तो करेक्ट कर ही लेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो मक्खन का पर्यायवाची बताना है। देखिए इस तरीके से पर्यायवाची से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मक्खन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनीत। नवनीत होता है पर्यायवाची शब्द किसका? मक्खन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताएं जो अर्धविराम चिन्ह है कौन सा है? चिन्ह तो आई होप आपको आ जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा। देखिए अर्धविराम चिन्ह होता है आपका ऐसा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है आपका अल्प विराम चिन्ह। ये है आपका पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। अर्धविराम सॉरी अल्प विराम यानी कि कॉमा हो गया आपका इस तरीके से। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप इस तरीके से लगाया जाता है। और ये तो आपका प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। अगला देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संघ की राजभाषा तो हिंदी और लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी लिपि। और भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं, ये ध्यान रखेंगे। भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। और नागरी लिपि का प्रयोग, नागरी लिपि का प्रयोग जो काल है वो कब से कब तक था? 8वीं 9वीं नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी से आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। नागरी लिपि जो है इसका प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी से आरंभ हुआ था और 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा 10वीं 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। और इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? इसकी 2 शाखाएं मिलती है नागरी लिपि की। एक तो मिलती है पश्चिमी, दूसरी है आपकी पूर्वी। पश्चिमी और पूर्वी नागरी लिपि की 2 शाखाएं मिलती है। एक तो पश्चिमी हो गई, दूसरी हो गई पूर्वी। और पश्चिमी शाखा की सर्वप्रथम लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख लिपि है देवनागरी लिपि। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला देखिए, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। देखिए आपका दोहा जो है उसकी दूसरी और चौथी, दोहा कोई दोहा लिखा जाता है उसके दूसरी और चौथी पंक्ति में कितनी मात्राओं की संख्या होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन
बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको शाम को 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज़ मॉक सीरीज़ जो है चल रही है वो भी मिलेगी। तो आप सभी लोग मॉक सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उससे पहले आपको अराउंड 7:30 आपको क्विज़ का भी आयोजन कराया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप सभी लोग क्विज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे आपकी जो तैयारी है वो कितनी चल रही है आपको पता लगते रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्विज़ के रूप में हम सभी आपको दे रहे हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ सेशन को आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।